नमस्कार, यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं शीशगंज गुरुद्वारा। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना सुरक्षा जाकर के वहां पर माथा टेका है। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व आज है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और माथा टेका है। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व है आज और इस मौके पर दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और बातचीत करने के लिए इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कितनी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंची है? कोई सुरक्षा घेरा भी साथ नहीं था? बिल्कुल, देखिए आज तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना सुरक्षा घेरे या बिना रूट लगाए वो शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। वहां उन्होंने मत्था टेका। आपको बता दूं कि उनके साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह भी मौजूद थे। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुद्वारा शीशगंज पहुंचना और वहां पर मत्था टेकना कई तरह से महत्व रखता है। और आपको याद होगा कि इसी तरह वो गुरुद्वारा रकाबगंज भी आज से पहले गए थे और वहां पर भी मत्था टेका था। तो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और बिना सुरक्षा घेरे, बिना किसी प्रोटोकॉल के जिस तरीके से वो पहुंचे हैं, अपने आप में कई बातों को बताता है। जी अनूप, अगर हम बात करें अभी की, तो वहां पर क्या स्थिति है? जो लोगों से वहां पर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बातचीत की है, उनसे कुछ बात हो पाई है? प्रधानमंत्री आए, किस तरीके से वहां पर प्रकाश पर्व के मौके पर उन्होंने कहा? देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो प्रकाश पर्व है उसको पहले से मनाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे एहतियात के तौर पर कई तरह के प्रबंध किए गए थे क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त है। बहुत लोगों को पता नहीं था क्योंकि किसी तरीके से सुरक्षा घेरा नहीं लगाया गया था, किसी तरह से एसपीजी सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया गया था। तो लोग जरूर आश्चर्य में हैं क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। लेकिन आपको बता दूं कि इसके मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि पहले रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचना, वहां मत्था टेकना और फिर आज शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचना, क्योंकि देखिए गुरु तेग बहादुर जी के जो शहीदी हुई थी उसको बहुत ही बड़े तरीके से लोग मानते हैं और उनकी सिख धर्म के लिए इनके योगदान को बहुत माना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जी अनूप, अगर बात करें जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि काफी देर प्रधानमंत्री वहां पर रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग वहां पर हम देख रहे हैं कि सिख समुदाय के लोग और बाकी जो भी लोग उनके साथ वहां पर गए हुए थे, किस तरीके से उनको प्रसाद भी दिया गया है? क्या वहां पर हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन में कुछ दिया गया है? क्या दिया गया है वो? देखिए, प्रसाद दिया गया है वहां पर उनको। और एक तरह से जिस तरह से इनका जो जेस्चर है आप अगर देखें तो एक आम नागरिक की तरह वो गुरुद्वारा पहुंचते हैं और जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, वहां के लोगों से जो पूजा के लिए वहां पहुंच गए, वहां उनकी मुलाकात होती है, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। देखिए, ये लगातार सिख धर्म को लेकर के जिस तरह से इनके मन में एक श्रद्धा है, प्यार है, ये अपने आप में महत्व रखता है। और यही वजह है कि पहले रकाबगंज जाना, उसके बाद आज शीशगंज गुरुद्वारा जाना और लगातार इस तरह की चीजें जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जी बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उधर सीएम योगी ने श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर ट्वीट किया है। महान संत, धर्म एवं मानवता के रक्षक, निर्भीक आचरण, धार्मिक अडिगता एवं नैतिक उदारता के उत्कृष्ट उदाहरण, हिंदी चादर के नाम से प्रख्यात सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के 400वें प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यागमय जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। ये यहां पर प्रकाश पर्व की शुभकामनाओं का ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया।
लखनऊ से बड़ी खबर नजर आ रही है। सीएम योगी जाएंगे डफरिन हॉस्पिटल। सुबह 10 बजे माना जा रहा है कि डफरिन हॉस्पिटल जाएंगे और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद, लगभग 10 बजे के आसपास माना जा रहा है वक्त, जब वो डफरिन अस्पताल जाएंगे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम लोग डफरिन हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और जो टीकाकरण की शुरुआत जो है वो औपचारिक रूप से करेंगे। तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के आने को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है, जो LIU है, वो सभी लोग अलर्ट हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से ही जो है वो टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जो 7 जिले हैं वहाँ पर भी टीकाकरण की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। और चूंकि जिन लोगों को टीकाकरण कराना है वो भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह से ही अपनी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि बहुत सिलेक्टिव लोग ही आ रहे हैं जिनको जो है वो आज टीका लगना है। कहाँ से आए भाई साहब? लखनऊ से हूँ, इंदिरा नगर से। हाँ। जी। कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? 28 तारीख को। और 28 आज के लिए आपको नंबर मिला? जी जी। क्या उत्साह है टीकाकरण को लेकर के, जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का हो रहा है? उत्साह यही है कि सावधानी, सुरक्षा है, सबसे पहले टीकाकरण जरूरी है, तो इसीलिए लगवाने आए हैं। लग रहा है टीकाकरण जरूरी है इस वक्त? हाँ, जरूरी है, महामारी तो है ही। आप इधर आइए भाई साहब। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से हैं, अय्यागंज से। हाँ। कब कराया था रजिस्ट्रेशन? जैसे ही पोर्टल खुला था वैसे ही कराया था। 1 घंटे सर्वर डाउन था, उसके बाद हो गया था। लगता है कि टीकाकरण इस वक्त में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद है, युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है पूरे प्रदेश में, लगता है सारी चीजें सुलभता से उपलब्ध हो पाएंगी? क्यों नहीं हो पाएंगी? जब हमारी सरकार साथ में लगी है, 140-30 करोड़ की जनता है, तो धीरे धीरे सब होगा। शबाब, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। शबाब, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरीके से आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, आज अहम दिन है। आज से 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज से अहम दिन, वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। यूपी में आज सिर्फ 7 जिलों में ही 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीकाकरण की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, सिर्फ उन जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से शबाब और आगरा से आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आगरा चलते हैं। आरिफ, बताइए, वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, किस तरीके से तैयारियां आप देख रहे हैं और कितने सेंटर्स वहां पर बनाए गए हैं? देखिए अनुपम, जैसे सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में 9000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं उन्हीं जिलों में वैक्सीनेशन होगा, लेकिन आगरा में अभी 9000 के आसपास आंकड़ा नहीं पहुंचा है, लिहाजा आगरा में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आगरा में फिलहाल करीब 4500 के आसपास एक्टिव केस है, तो कुल मिलाकर थोड़ा राहत भरी खबर यही है कि पेशेंट कम है और मुकाबले जितने भी जिले हैं उनके अगर मुकाबला देखा जाए तो आगरा में पेशेंट कम है, लिहाजा आगरा में अभी भी किसी तरह कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कल CMO से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि अभी कोई उनके पास गाइडलाइन नहीं आई है, कोई आदेश नहीं आया है, किसी तरह का कोई कागज नहीं आया है इससे वैक्सीनेशन कराया जाए। यानी कुल मिलाकर ये था कि पहले से तय हो गया था कि वैक्सीनेशन नहीं होना है, तो आगरा में अभी वैक्सीनेशन अनुपम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन 45 साल से ज्यादा वाले लोग तो अपना वैक्सीनेशन वहां पर आरिफ करा सकते हैं। उनके लिए तो जो पहले से बंदोबस्त थे वो तो सुचारू रूप से चल रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, जो 45 साल से ऊपर है उनका वैक्सीनेशन लगातार जारी है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने पहले एक फर्स्ट डोज ले रखी है और दूसरी डोज भी लोग लेने पहुंच रहे हैं। तमाम सेंटर बनाए गए। देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन हो रहा है, तो जो 45 साल से ऊपर है वो लगातार आ रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में डोज भी उपलब्ध है। लेकिन अभी 18 साल से ऊपर जो प्रावधान हुआ था कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो युवा हैं या जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वो कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि एक्टिव केस कम है। जी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। हरीश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि 7 जिले जो हैं उनमें बरेली का नाम भी शामिल है। कितने सेंटर्स वहां पर बनाए गए हैं और किस तरीके से आज वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा वहां पर?
देखिए अनुपम, बरेली में करीब 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के। इसके मद्देनजर जो है सरकार ने पहले ही चरण में बरेली को रखा है कि वैक्सीनेशन हो तो बरेली में भी इसकी शुरुआत हो जाए। आज जो है 10 बजे से वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। जो 18 से प्लस के लोग हैं वो आज वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इसके लिए बरेली के जिला प्रशासन ने 12 सेंटरों को यहाँ पर अनुमति दी है। जो शहर से लेकर देहात तक के 12 सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 3,000 ऐसे लोग हैं जिनको पहले चरण में आज टीकाकरण होगा। और उनके लिए खास व्यवस्था ये की गई है कि सभी लोग लाइनों से आएंगे और सोशल डिस्टेंस की दूरी रखी जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, कहीं भीड़ भाड़ का इलाका ना हो। इसी वजह से आज जो व्यवस्था की गई, क्योंकि कर्फ्यू भी है, लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी, उसके बाद कोई आदमी सड़क पे बाहर न घूमे, इसको लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बरेली में लगातार कोरोना पेशेंट का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार ने पहले ही चरण में बरेली को रखा और जो टीकाकरण की व्यवस्था है वो आज से शुरू 10 बजे से हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो कितने लोगों को बरेली में टीका लगवा पाती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में बरेली है और उनकी सही प्राथमिकता है कि सभी को सही समय पर टीका लग जाए ताकि कोरोना की जंग को जीता जा सके। जी बिल्कुल हरीश, बने रहिए हमारे साथ। शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शबाब, मुख्यमंत्री भी अभी शुभारंभ करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कितने सेंटर्स लखनऊ में बनाए गए हैं और क्या सभी जगहों पर आज 18+ के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में 10 सेंटर बनाए गए हैं अनुपम, जहां सभी 10 सेंटर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं और सभी जगहों पर एक साथ जो वैक्सीनेशन का काम है शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच में दूसरी खास बात जो है वो ये है अनुपम कि जो 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा था वो जो है वो निरंतर रूप से लगता रहेगा। जो 18 से 44 साल के बीच के लोगों को आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए कैंप बाकायदा बिल्कुल सेपरेट किए गए हैं, बिल्कुल अलग किए गए हैं, यानी कि दोनों का कोई मर्जर नहीं है। तो जो 45 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं वो जो दूसरा डोज लेने वाले हैं वो आएंगे, उनका विधिवत रूप से चल रहा है। लेकिन जो 18 से 44 साल के जो युवा हैं उनको जो है वो अब से जो टीकाकरण शुरू होगा, शाम 5 बजे तक का टीकाकरण का जो है वो टारगेट रखा गया है। शाम 5 बजे तक लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा और इस बात को साफ तौर से कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधे सेंटर पर आए और बोले कि मुझे भी टीका लगवाना है। उसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल तैयारी है, यानी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन लोगों को ही टीकाकरण के लिए जो है वो मैसेज आ रहा है। उस मैसेज में उनका सेंटर का नाम है और वो लोग लाइन लगाकर कुछ इस तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तादाद जो है वो बहुत सिलेक्टिव रखी गई है, बहुत लिमिटेड लोगों को ही टीका लगवाया जा रहा है, हर सेंटर्स पर संख्या जो है वो सीमित है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आने दी जा रही है। और चूंकि आज से राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन भी है, लिहाजा इस बात का भी एहतियात रखा जा रहा है। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस वाला कोई रोकता है और वो इस बात को बताता है कि मैं जो हूं वो वैक्सीन लेने जा रहा हूं, मेरे पास ये मैसेज है, मैसेज दिखाने के बाद उसे जाने की अनुमति दी जा रही है, वरना अन्यथा किसी को भी रोड पर घूमने की, चहलकदमी करने की इजाजत नहीं है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है और जिस सेंटर पर मैं खड़ा हूं ये डफरिन हॉस्पिटल है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहां से औपचारिक रूप से टीकाकरण की शुरुआत होगी। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सारी चीजें जो हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे डॉक्टर साहब कैसी तैयारी है टीकाकरण की? आज पूरी तैयारी है यहाँ पर और ये व्यवस्था की गई है कि जो 18 साल से ऊपर के हैं और ऊपर जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको बाकायदे एक डेट और समय निर्धारित कर दिया गया है ताकि भीड़ न लग सके। वो अपने समय और निश्चित जो समय दिया गया है और जो टाइम दिया गया उस समय पर आते जाएंगे और जाते जाएंगे ताकि भीड़ भी ना हो और सुचारू रूप से टीका लगता रहे। कितने लोगों को आज टीकाकरण लगेगा, संख्या क्या निर्धारित? अब ये तो अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे देखकर वहाँ बताया जा सकता है। शबाब, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आरिफ, आप और हरीश, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। सीएम योगी ने मजदूर दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है, देश के बुनियादी ढांचे को अपने श्रम और कर्मशीलता से सशक्त करने वाले हमारे कामगार और श्रमिक वर्ग को समर्पित मई दिवस की सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रम और श्रमिकों का सम्मान करें, श्रमेव जयते, ये यहां पर मजदूर दिवस की शुभकामनाएं ट्वीट के जरिए दी गई हैं। अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिला हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है, महिला की मौत पर तीमारदारों ने हंगामा किया है। जिला हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है, हॉस्पिटल स्टाफ से भी वहां पर मारपीट की गई है, इमरजेंसी वार्ड में लगे दरवाजे को तोड़ा गया है। अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त, जिला हॉस्पिटल में हंगामा देखने को मिला है। मरीज की मौत पर तीमारदारों ने हंगामा किया है,
हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वहां पर मारपीट की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के जिला अस्पताल की, जहां पर महिला की मौत पर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। हमीरपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ट्रैक्टर ऑटो में टक्कर हुई हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा गेट का पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त, तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमीरपुर के तस्वीरें, ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। हमीरपुर की एक खबर जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम योगी ने बुलंदशहर हादसे पर दुख जताया। यहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। डिबाई थाना इलाके के नेशनल हाईवे के संबलपुर गांव के पास हुए हादसे में बस और कार की टक्कर हुई थी। सीएम योगी ने अफसरों को पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। आगरा में आग का तांडव देखने को मिला है। कार वर्कशॉप में भीषण आग लगी है। आग लगने से 5 कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। थाना इत्मादपुर इलाके की यह घटना है। आगरा की एक खबर जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। रामपुर में भी आग का कहर देखने को मिला है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। केमिकल से भरे ड्रमों में ब्लास्ट हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शहजाद नगर इलाके का यह पूरा मामला है जो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट में भी स्वागत किया गया। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है।